कहानी शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना। 123 रियलाइजेशन। फलक कमरे में आते ही जल्दी से दरवाजा बंद कर खुद उससे सटकर खड़ी हो जाती है। इस वक्त उसका चेहरा पूरी तरह शर्म से लाल हो रखा था। वो जुबैर के सामने तो डींगे हाँकते हुए एक के बाद एक डायलॉग बोलकर आई थी, पर हकीकत में उसके दिल में क्या बीत रही थी ये सिर्फ वही जानती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सीधा सीधा उससे निकाह का कह देगा, और आज उसके मुंह से ये सब सुनकर फलक को भी एहसास था कि जुबैर के दिल में उसके लिए मोहब्बत है। बस वो बेवकूफ़ नमूना इतना है कि उसे एहसास नहीं हो रहा। मतलब हद है, वो उससे पूरे 9 साल बड़ा था, पर अफसोस की बात ये थी कि समझदारी में शायद 9 कदम पीछे था। फलक ने एक अरसे से उससे मोहब्बत की थी। वो मोहब्बत के हर फर्ज हर हुकूक को समझती थी, मोहब्बत के कायदों से बंधी हुई थी। इसलिए न्यूरोलॉजिस्ट की पढ़ाई करने के बाद भी जुबैर के सिम्टम्स देखते हुए उसे एक सेकंड नहीं लगा अपनी थ्योरी देने में कि वो उससे मोहब्बत करता है। अब ये बात वो कब एक्सेप्ट करेगा, ये ज़रा बता पाना मुश्किल था। जुबैर के अल्फाजों को एक बार फिर याद करते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अभी नजरें झुकाए फर्श को देखते हुए अपने ख्यालों में ही खोई थी कि तभी बालकनी से दानीन अंदर आते हुए उसे यूं मुस्कुराता देख ना समझी में उसकी तरफ कदम बढ़ाकर कहती है, तुम्हें दिमागी दौरा पड़ा है? कहो तो जुराबे सूंघाऊं तुम्हें, ये क्यों पागलों की तरह मुस्कुराए जा रही हो? और चेहरा क्यों लाल है तुम्हारा इतना? अभी तो बाहर धूप भी नहीं है, सूरज कब का डूब चुका है। कहीं तुमने एक्सपायर ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो यूज़ नहीं कर लिए? उसकी इस अचानक से आए आवाज पर फलक हड़बड़ाते हुए सामने देखती है और दानीन को अपने सामने देखकर हकलाते हुए कहती है, तुम कब आई? मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी, सब जगह थी, कहाँ तुम? उसकी बात सुनकर दानीन हाथ बांधे उसे घूरते हुए कहती है, मुझे ढूंढ रही थी? इस तरह पागलों की तरह मुस्कुराकर। अब ये मत कहना कि मेरी मोहब्बत में इतनी पागल हो गई हो कि मैं ना मिली तो तुम्हें दौरे पड़ने लगे, और सब जगह देखने से पहले एक बार कमरे की बालकनी में देख लेती तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिलहाल मुझे ये बताओ कि ये तुम्हें हुआ क्या है, और हाँ खबरदार, जो तुमने कोई झूठ बोला तो इसी बालकनी से नीचे पटकूंगी मैं तुम्हें। उसने आखिरी जुमला गुस्से में उसे घूरते हुए कहा था, जिस पर फलक नजरें चुराते हुए हड़बड़ाकर कहती है, नहीं, वो बस ऐसे ही, पता नहीं, शायद टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के चक्कर में ऐसा हो गया होगा। तुम्हें तो पता ही है मेरी स्किन कितनी सेंसिटिव है, इसलिए। और हंस तो मैं ऐसे ही रही थी, एक जोक याद आ गया था तो बस। उसकी बात सुनकर दानीन गहरी नज़रों से उसे खामोशी से कुछ पल देखने के बाद कहती है, अच्छा, जोक मुझे भी सुनाओ ज़रा, मुझे भी तो पता चले ऐसा कौन सा जोक है जिसे सुनकर तुम बंदरों की तरह हंस रही हो। उसकी बात सुनकर फलक वैसे ही उससे नजरें चुराते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, और चलो ना खाना खाने चलते हैं, मुमानी तुम्हें बुला रही थी, चलो। इतना कहकर वो जल्दी से पलटकर दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ती है, जो अपनी गहरी आवाज़ में फलक की पीठ को घूरते हुए कहती है, कहीं इस जोक का नाम डॉक्टर जुबैर रहमानी तो नहीं है? उसकी बात सुनकर फलक हैरानी से पलटकर दानीन की तरफ देखती है, तो दानीन खुद भी मुस्कुराते हुए हाथ बांधे उसे ही देख रही थी। और फलक का चेहरा तो ऐसे था जैसे उसकी कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो, जो पकड़ी भी गई थी। वो बस मुंह खोले आंखें फाड़े अपने सामने मौजूद दानीन को देख रही थी, और उसे यूं देखकर दानीन नागवारी में सिर हिलाते हुए कहती है, पहले तो अपना मुंह बंद करो, वरना मच्छर घुस जाएंगे। वैसे भी आजकल मलेरिया डेंगू कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है। और दूसरी बात, ये मत सोचो कि मुझे कैसे पता, क्योंकि मेरे पास दिमाग है, जिसकी कमी तुम में तो है। और वैसे भी जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, किसी 5 साल के बच्चे को भी समझ आ जाए कि उनकी मोहब्बत में पागल हो तुम। उसकी बात सुनकर फलक उससे नजरें चुराते हुए कहती है, तुम्हें कब से पता है? दानीन बेड की तरफ जाते हुए कहती है, जब से पहली बार हमने साथ में डॉक्टर जुबैर की क्लास अटेंड की थी। जिस तरह तुम उन्हें देखती हो, मुझे एक सेकंड नहीं लगा ये समझने में कि उनसे मोहब्बत करती हो तुम। पर जो भी कहो,
मुझे उम्मीद थी कि तुम खुद आकर अपनी ये जुबान खोलोगी और मुझे बताओगी, पर मैडम तो छुपाने में लगता है कुछ ज़्यादा ही छुपी रुस्तम है। पहले ये छुपाया कि किसकी बहन हो, अब ये छुपा रही हो कि किससे मोहब्बत है। सही है, और अगर यही बातें मैं छुपाऊं तो तुम मुझे दोस्ती के और कायदे याद कराने लगती हो। सही है बेटा, सही है। उसकी बातों में हल्की नाराज़गी थी, जिसे समझते हुए फलक की नज़रें शर्मिंदगी में झुक जाती हैं। ऐसा नहीं था कि वो दानिन को बताना नहीं चाहती थी, बस उसे लगता था कि उसकी सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि किसी को बताकर कोई खासा फ़ायदा नहीं होगा। वहीं फलक का यूं शर्मिंदगी में सिर झुकाए देख दानिन चिढ़ते हुए कहती है, अच्छा चलो अभी अपना मेलोड्रामा बंद करो, ये बताओ निकाह की तारीख कब की रखवाए। अब मुझे भी कपड़े सिलवाने पड़ेंगे, आखिरकार मेरी बेस्ट फ्रेंड की जो शादी है वो भी पहली। उसकी बात सुनकर फलक नजरें उठाकर घूरते हुए उसे देखती है और जरा चिढ़कर कहती है, क्या मतलब कि पहली? मेरी शादी सिर्फ उनसे होगी और पहली और आखिरी होगी। समझ आई तुम्हें? और ये निकाह के ख्वाब ना अभी तो ना ही देखो, क्योंकि जिस आदमी से निकाह की ख्वाहिश है उसे निकाह तो करना है, पर अपने जज्बातों का एहसास नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता, दिल का डॉक्टर बनाया किसने? ये तो खुद दिल के मरीज हैं। इतना कहकर वो उसके बगल में आकर बैठ जाती है। इस वक्त उसके चेहरे पर चिढ़ और परेशानी थी, जिसे देखते हुए दानिन कहती है, मतलब तुम क्या कह रही हो? निकाह का इजहार किया, मोहब्बत का नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। उसकी बात सुनकर फलक नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है और एक गहरी सांस लेकर उसे पूरी कहानी बयान कर देती है। कैसे उसने जुबैर से इजहार किया, फिर उसे इग्नोर किया, और फिर कैसे आज जुबैर ने उसके सामने निकाह का प्रपोजल रखा। फलक की बात खत्म करते ही कमरे में कुछ पल की खामोशी छा जाती है, जिसे तोड़ते हुए दानिन कहती है, वाह क्या बात है, भाई ने तो लगता है बेवकूफ़ी की सारी हदें पार कर दी। खैर यकीन नहीं होता कि मेरा भाई इतना बेवकूफ़ है, पर कोई बात नहीं, तुम हो ना एक्स्ट्रा सियानी, उन्हें ठोक पीट के ठीक कर ही लोगी। और रही बात एहसास की, तो मुझे लगता नहीं है वो ज़्यादा देर इस एहसास से भाग पाएंगे। जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करती हो, उससे शायद कई ज़्यादा वो तुमसे करते हैं। मैंने देखा है किस तरह वो तुम्हें देखते हैं, आंखों में फिक्र लिए, मोहब्बत लिए, तुम्हारी हिफाजत के लिए आगे रहते हैं। कोई शख्स ये सब यूं ही तो नहीं करेगा। और रही बात, जैसे तुम आज उन्हें सुना कर आई हो, इसके बाद तो मुश्किल है कि वो 2 दिन भी तुमसे दूर रहें। पर फिक्र ना करो, उन्हें सिर्फ ज़रूरत है कि कोई उन्हें सच का आईना दिखाए, और उसके लिए मैं हूं ना तुम्हारी इकलौती नंद। इतना तो कर ही सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए, एटलीस्ट। पर हाँ, ये मत सोचना कि ये जो बातें तुमने मुझसे छिपाई हैं, इससे तुम बच जाओगी। वक्त आने दो, अपने तरीके से बदला तो मैं ले ही लूंगी तुमसे। फिलहाल चलो, खाना खाते हैं और साथ में तुम्हारे होने वाले शौहर को सलाम भी कर कर आते हैं। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए फलक का हाथ पकड़ती है और उसे खींचकर अपने साथ उठाती है, तो फलक तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए जरा झिझक कर कहती है, नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे शर्म आ रही है। अभी मैं इतना सब उनके साथ, उनको कह के आई हूँ, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? या अल्लाह, पता नहीं क्यों मेरी जुबान उनके सामने पटक पटक खुलने लगती है, और मैं कैसे फेस करूंगी उन्हें? उसकी बात सुनकर दानिन अजीब नज़रों से उसे घूरते हुए कहती है, जो फेस है उसी फेस से फेस करोगी। अब उन्हें फेस करने के लिए तुम्हारा दूसरा चेहरा तो हम बना नहीं देंगे, और अगर इतनी प्रॉब्लम है तो अपने फेस पर फेस पैक लगा लो और चलो। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाती है। उसकी उंगली खींचे जाने पर फलक बेचारी कटी हुई पतंग की तरह उसके साथ खींची चली जाती है। हालांकि उसे अब जुबैर को फेस करने में घबराहट बहुत हो रही थी, पर उस अगले ही पल उसकी ये घबराहट दूर भी हो जाती है, जब डाइनिंग हॉल में पहुंचकर उसे पता चलता है कि जुबैर अभी अभी जल्दबाजी में कहीं के लिए निकल गया है, जिस बात से रुबाब जी काफ़ी परेशान थी, क्योंकि वो बिना खाए पिए गया था। पर फलक, वो सुकून में थी, कम से कम उसे फेस तो नहीं करना पड़ेगा। और दानिन वो तो वाकिफ थी कि वो कहाँ गया होगा, और उसका ये अंदाजा सही भी था। इधर हॉस्पिटल में अजलान अपने कैबिन में बैठा अपनी नेक्स्ट सर्जरी की फाइल पढ़ रहा था,
जो वैसे तो 2 दिन बाद शेड्यूल थी, पर फिर भी कुछ चीजें थी जिनका अरेंजमेंट पहले से करना जरूरी था, जिसके इंस्ट्रक्शंस उसे अपने जूनियर्स को देने थे, इसलिए एक बार के स्टडी करना जरूरी था। वो अभी अभी एक 4 घंटे की सर्जरी से फ्री होकर अपने कैबिन में आया था, पर आराम करने की जगह अगले ही पल वो फिर से काम में लग गया, ताकि जल्दी फारिग होकर घर के लिए निकल सके। उसका सुकून तो उस घर में ही मौजूद था। आखिर अभी वो पूरे ध्यान से उस फाइल को गॉन थ्रू कर ही रहा था कि तभी बिना इजाजत लिए कोई एकदम से कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर आता है, जिस पर अज़लान नजरें उठाकर नहीं देखता। उसे पता था ये कौन था, जुबैर के अलावा आखिर किसमें हिम्मत थी जो बिना इजाजत उसके एरिया में आ सके। वो बिना अपनी नजरें फाइल से उठाए अपनी गहरी आवाज में कहता है, शरीफ लोग दरवाजा नॉक कर आते हैं। उसकी बात सुनकर जुबैर उसके सामने वाली कुर्सी खींचकर उस पर मुतमिन होकर बैठते हुए कहता है, तुमने सही कहा शरीफ लोग, पर मैं बदकिस्मती से उन शरीफ लोगों में शुमार नहीं हूँ और फिलहाल मेरे पास शराफत सीखने का वक्त भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी ये परेशानी सिर्फ तुम दूर कर सकते हो। उसकी बात सुनकर अज़लान नजरें उठाकर आंखों में नासमझी लिए उसे देखता है, तो जुबैर कुछ पल खामोशी से उसे देखते रहने के बाद एक गहरी सांस लेकर कहता है, तुम्हें कब पता चला कि तुम्हें दानीन से मोहब्बत है? मेरा मतलब कोई तो सिम्पटम होंगे। उसकी बात सुनकर अज़लान उसे घूरते हुए कहता है, मैं डॉक्टर हूँ, बेवकूफ़ नहीं। हर चीज़ के सिम्पटम नहीं होते। मोहब्बत अल्लाह की नेमत है, बीमारी नहीं जिसके सिम्पटम ढूंढे जाएं, क्योंकि सिम्पटम का इलाज होता है, मोहब्बत का नहीं। वो कफन के साथ बंद कर मौत तक भी साथ जाती है, उस दुनिया के लिए। उसकी बात सुनकर जुबैर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, इसका मतलब ये जानलेवा बीमारी से भी खतरनाक है। खैर फिर भी तुम्हें पता कैसे चला कि तुम्हें दानीन से मोहब्बत है? कुछ तो फील किया होगा तुमने। ऐसा तो नहीं था कि नींद में फरिश्ते तुम्हारे ख्वाब में आए और उन्होंने बोला, अज़लान शरियाज को दानीन से मोहब्बत है, और अगले ही दिन तुम उठे और तुम्हें एहसास हुआ, ओह आई लव माई प्रिंसेस। ऐसा तो नहीं है। उसकी बातों में सरकाजम था, जिसे समझते हुए अज़लान गुस्से में उसे देखता है, पर अगले ही पल कुछ सोचते हुए बिल्कुल शांत हो जाता है। उसे समझ आ गया था वो ये सवाल लेकर उसके पास क्यों आया था, इसलिए ज़रा शांत होते हुए वो कहता है, मोहब्बत में एहसास तब होता है जब हम खुद के ऊपर किसी को रखते हैं। मोहब्बत छीनना, जबरदस्ती करना या कैद कर लेने का नाम नहीं है। मोहब्बत आज़ादी देती है। लोगों को लगता है मोहब्बत में हम सामने वाले को कैद करते हैं, पर ये झूठ है। मोहब्बत में हम खुद को कैद करते हैं सामने वाले के लिए। इतना कहकर वो कुछ पल रुककर आगे कहता है, मोहब्बत को बयान करने के लिए शब्द कभी बने ही नहीं, वो सिर्फ एक एहसास नहीं है जिसे महसूस कर ख़त्म कर दिया जाए। मोहब्बत इबादत का एक हिस्सा है। हम अल्लाह की इबादत करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। इबादत तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उसमें मोहब्बत ना हो। उसी तरह जब हमें अल्लाह के किसी बंदे से मोहब्बत हो जाए तो वो मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती जब तक उसमें इज्जत का तकाजा ना आए। कहकर वो कुछ पल के लिए खामोश होता है, फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे मोहब्बत का एहसास तब हुआ था जब वो मेरी नज़रों के सामने नहीं थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरी सारी कायनात मेरी आंखों के सामने रेत के माने फिसलती जा रही हो। मेरी दुनिया जिसमें मैं सुकून तलाश रहा था, वो मेरी आंखों के सामने राख में तब्दील हो गई हो। मोहब्बत इंसान को अंदर से खोखला करती है, जख्म देती है और फिर उन जख्मों को खुद भरती है। मुझे उसकी सिर्फ ख्वाहिश नहीं थी, मुझे उसकी ज़रूरत थी। अगर वो मुझे ना मिलती तो मैं उसके लिए तड़पता रहता। मुझे मोहब्बत उसके किरदार से पहले हुई, ये एहसास बाद में हुआ कि वो खूबसूरत भी है। मोहब्बत में शक्ल, सूरत, रंग, रूप नहीं देखा जाता। मोहब्बत में रूह देखी जाती है, ईमान देखा जाता है, तवक्कुल देखा जाता है, किरदार देखा जाता है। जब हम खुद से किसी को ऊपर रखना सीखते हैं, जब हमारी नज़रों में किसी के लिए मोहब्बत से बढ़कर इज्जत होती है, जब अल्लाह के सामने हाथ उठाते वक्त हम खुद से पहले किसी और की सलामती की दुआ करते हैं, जब सोने से पहले वो एक आखिरी ख्याल किसी एक शख्स का होता है, जब किसी को हासिल करने में जिस्मानी ख्वाहिश शुमार नहीं होती, सिर्फ ज़हनी सुकून मायने रखता है, तब मोहब्बत होती है।
जुबैर एक टक अजलान को देखते हुए उसकी बातों को अपने अंदर जब्त करने की कोशिश कर रहा था। आज पहली बार उसे एहसास हुआ था कि अजलान की मोहब्बत कितनी पाक है। कुछ पल की खामोशी के बाद वो उसके शब्दों को अपने जेहन में बटोरते हुए कहता है, क्या तुम्हारे जहन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि अगर हालात ऐसे ना होते और तुम्हारा दानिन से निकाह ना हुआ होता और तुम आगे जाके उससे निकाह की ख्वाहिश जाहिर करते और वो मना कर देती तो तुम क्या करते? जबरदस्ती करते उसके साथ, या उसे अपने पास रखने के लिए कोई गलत कदम उठाते? उसकी बात सुनकर अजलान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, जबरदस्ती दिलकशी में होती है, मोहब्बत में नहीं। अगर हमारा निकाह ना हुआ होता तो भी मैं उससे निकाह की ख्वाहिश रखता, और अगर वो मेरी ख्वाहिश ना समझती तो अल्लाह की बारगाह में उसके लिए दुआ मांगता। मैं अपने महलों का बादशाह चाहे क्यों ना हूँ, पर उसके लिए अपने रब के सामने फ़कीर बनने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं जिस रब के आगे हाथ फैलाता हूँ वो मेरी झोली में कुछ भी डाल सकता है, मैं उससे मांगता, अपनी आखिरी सांस तक उसके लिए वफादार रहता, चाहे वो मुझे ना मिलती पर मैं किसी और का ना होता। और अब जो वो मुझे मिल गई है, मेरे हक में लिखी जा चुकी है, तो मैं इस दुनिया और उस दुनिया में सिर्फ उसी का बनकर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मोहब्बत में पहली शर्त वफा की होती है। जहाँ वफा ना हो वहाँ मोहब्बत होना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि बेवफाई मोहब्बत की तौहीन है। उसने एक बार फिर जुबैर के सामने मोहब्बत के हुकूक रखते हुए अपनी बात कही थी, जिस पर जुबैर को शायद उसके बिखरे हुए सवालों के जवाब मिल गए थे। वो कुछ पल खामोश रहकर अपनी जगह से उठता है और पलटकर आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाता ही है कि तभी फिर कुछ सोचकर पलटकर अजलान की तरफ देखते हुए बेचारगी से कहता है, बहुत बड़ा मसला हो गया है यार अजलान, मोहब्बत हो गई है मुझे तेरी बहन से। कहते वक्त उसकी आंखें जरा नम हुई थी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसे कोई जानलेवा बीमारी हो गई हो। वही उसके इजहार पर अजलान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसा नहीं था कि वो जुबैर के दिल से वाकिफ ना था, उसे शुरू से पता था जुबैर की मोहब्बत का भी और फलक की मोहब्बत का भी। बस वो इस इंतजार में था कि कभी तो उसका बेवकूफ़ दोस्त खुद इजहार करें। एक दफ़ा जुबैर ने कहा था कि आपसे पहले आपके दोस्त को पता होता है कि आप मोहब्बत में हैं। उसने बिल्कुल ठीक कहा था, क्योंकि जिस तरह जुबैर को अजलान से पहले इस बात का इल्म था कि अजलान को दानिन से मोहब्बत है, उसी तरह अजलान को भी जुबैर से पहले इस बात का इल्म था कि जुबैर फलक से मोहब्बत में है। वो बात अलग है कि अपनी अपनी कहानी में दोनों को ही इस बात का रियलाइज होने में बहुत वक्त लग गया। अजलान का डेनिन को अपने कमरे में ले जाना। तकरीबन रात 12 बजे अजलान की कार मेंशन के बाहर आकर रुकती है। सबसे पहले जुबैर कार से बाहर निकलता है, फिर अजलान खुद ड्राइविंग सीट से बाहर आकर पास खड़े मुलाजिम की तरफ चाबी बढ़ाते हुए उसे आंखों के इशारे से कार पार करने का कहता है और अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा देता है। जुबैर भी उसके साथ चलते हुए अंदर आ रहा था। वो दोनों अंदर आते हैं तो हॉल की लाइटें बंद थी। इस वक्त वहाँ किसी का मौजूद होना मुमकिन भी नहीं था। सब अपने अपने कमरे में शायद परसुकुनी से सो रहे होंगे। अजलान एक नज़र उस पूरे हॉल में चारों तरफ घुमाकर अपने कदम आगे बढ़ा लेता है, पर फिर कुछ सोचकर जुबैर की तरफ पीछे पलटते हुए कहता है, शर्त याद है ना? उसकी बात सुनकर जुबैर भी आहिस्ता से हाँ में सिर हिला देता है। मोहब्बत के एहसास के बाद जब उसने पहला इजहार इस बारे में अजलान से करा तो कुछ बातें थी जो अजलान ने खुद भी उसके सामने रखी थी, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए जुबैर ने भी उसकी बातों पर अमल करना ही बेहतर फैसला समझा। वही उसे यूं हमें सिर हिलाता देख अजलान एक पल रुक कर कहता है, जब तक मैं ना कहूँ इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। घर वाले अभी तुम्हारे रिश्ते से वाकिफ ना हो तो बेहतर है। फलक की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इस बारे में मैं बाद में तुमसे बात करूँगा। इतना कहकर वो अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा लेता है और जुबैर भी कुछ सोचते हुए अपने कदम उसके पीछे बढ़ाता है। ये देखकर अजलान फौरन अपने कदम रोककर पलटकर उसकी तरफ देखते हुए सख्ती से कहता है, तुम कहाँ आ रहे हो? तुम्हारा कमरा नीचे है, भूलो मत, तुम गेस्ट रूम में ठहरे हुए हो। अगर रास्ता याद ना हो तो छोड़ आऊं दरवाजे तक।
उसकी बात सुनकर जुबैर शर्मिंदगी में नजरें चुराते हुए कहता है, वो मैं सोच रहा था कि एक दफा फलक को देख लूं। मेरा मतलब है कि वो ठीक से सो रही है या नहीं तो मैंने सोचा। इससे आगे वो कुछ कहता उससे पहले ही अजलान हाथ बांधे उसे घूरते हुए कहता है, क्यों? अगर नहीं सो रही होगी तो लोरी सुनाओगे तुम उसे? भूलो मत, अभी मेहरम नहीं है वो तुम्हारी, निकाह नहीं हुआ तुम्हारा। इसलिए दूरियां बरकरार रखो जब तक तुम दोनों का निकाह नहीं हो जाता, तब तक बेहतरी इसी में है कि अपने रिश्तों का लिहाज करो तुम, और हाँ, मेरी बहन से जरा दूर रहो। निकाह ना होने तक वो मेरी ही जिम्मेदारी है, इसलिए अपनी दीवानगी अपने सिर से उतारो और जाकर सो। फिलहाल तुम्हें नींद की जरूरत है, फलक की नहीं। इतना कहकर वो एक नज़र और उसे घूरकर वापस अपने कदम मुड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगता है। ये देखकर जुबैर, जो उसकी बातों पर चिढ़ गया था, जरा चिढ़ते हुए कहता है, तो तू कहाँ जा रहा है? उस तरफ? तेरे कमरे की सीढ़ियां तो दूसरी तरफ से जाती है ना। उसके यूं टोकने पर अजलान के कदम एक बार फिर थमते हैं और वो पलटकर उसकी तरफ देखते हुए अपनी गहरी आवाज में कहता है, फलक के कमरे में एक और खातून मौजूद है और वो हक हलाल की बीवी है मेरी। मैं जा सकता हूँ उस कमरे में, समझ आया? इसलिए दोबारा से मुझे टोकने से पहले इतना बखूबी समझ लेना कि अगर तुम मेरे साले साहब हो तो मैं भी तुम्हारा होने वाला साला हूँ, समझे? इतना कहकर वो वापस पलटकर इस बार बिना रुके या कुछ सुने तेजी से कदम चलते हुए ऊपर की तरफ बढ़ जाता है और उसे यूं जाता देख जुबैर मुंह बनाते हुए कहता है, हद है। दोनों भाई बहन बातें सुनाकर चले जाते हैं, ये नहीं कि एक बार सामने वाले की भी सुन लो। इसकी इन्हीं हरकतों का अजर है कि दानीन इन्हें इग्नोर करती फिरती है। खैर चलो बेटा जुबैर, फिलहाल तो तुम्हारी किस्मत में थोड़ा इंतजार लिखा है तो वही कर लिया जाए। इतना कहकर वो खुद भी अपने कदम गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा देता है। इधर अजलान फलक के कमरे के बाहर आकर दरवाज़ा खोलने के लिए हल्का सा हाथ लगाता है तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। ये देखकर उसकी आंखें ज़रा सख्त होती हैं क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था और ये बात उसे कुछ पसंद नहीं आई थी। उसकी जगह कोई और होता तो वो भी बड़ी आसानी से कमरे में घुस सकता था। उसके पास तो खैर फलक के कमरे की स्पेयर की भी थी, पर कमरे को अंदर से बंद ना देखकर वो ज़रा परेशान हुआ था। लेकिन फिर अगले ही पल वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता है तो उसकी नज़र सबसे पहले बेड पर खुद में सिमटी सो रही दानीन पर जाती है। साइड लैंप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका वो धमकता हुआ चेहरा बेहद नूरानी लग रहा था। उसके बगल में ही बेड के दूसरे साइड फलक फैली हुई चादर को अपने सिर तक ताने खुद भी गहरी नींद में सोई हुई थी। अजलान एक नज़र उसे देखकर वापस अपनी नज़र उस पर जमाता है और आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बेड के उस सिरे की तरफ बढ़ा देता है जहां दानीन लेटी हुई थी, और वहां पहुंचकर कुछ पल वैसे ही खड़े रहकर को दानीन को देखने के बाद अपने घुटने टेकते हुए घुटनों के बल जमीन पर बैठता है और एक टक इसके चेहरे को देखने लगता है। ये बीते कुछ घंटे उसने कैसे गुजारे थे उसने, जिसका गवाह सिर्फ वो खुद था। कहाँ उसे दानीन की पढ़ाई पूरे होने तक का इंतज़ार करना था निकाह के लिए, और कहाँ उनका निकाह पहले ही हो चुका था और निकाह में ना जाने ऐसी कौन सी बरकत थी कि अब वो उससे दूर रह ही नहीं सकता था, और उसकी वो नादान सी बीवी थी जो उससे दूर जाने के वसवसे बनाए जा रही थी। कहते हैं आसमान की ऊंचाई परवाने से पूछो और मोहब्बत की गहराई दीवाने से पूछो। अजलान भी उसकी मोहब्बत में दीवाना हो चुका था। अभी उसकी मंजिल सिर्फ तीसरे मकाम तक पहुंची थी और उसने अपने आप को इस तरह बदल लिया था कि आगे जो होने वाला है उसका अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल था। वो अजलान जिसके आगे कोई ऊंची आवाज़ में बात करना तो दूर की बात, नज़रें उठाकर ठीक से उसे देखने तक में कांपता है, उसी के सामने उसकी नादान सी बीवी अब इतनी हिम्मत बांधना सीख गई थी कि उसी के मुंह पर उसे रिजेक्ट करती जाती थी। पर उसके रिजेक्शन में भी अजलान को तकलीफ नहीं होती थी, बल्कि प्यार आता था। मोहब्बत इंसान को बहुत बदल देती है और इसका चलता फिरता नमूना अजलान खुद था। वो कुछ पल दानीन के चेहरे को देखने के बाद हाथ बढ़ाकर हल्का सा उसके गालों को सहलाते हुए आहिस्ता से खुद से कहता है, मेरी प्रिंसेस सोते हुए जितनी शांत लगती है, उठने के बाद उतना ही बड़ा तूफान अपनी आंखों में लिए घूमती है। वो शिकायतें जो तुम्हें मुझसे हैं, एक दिन मैं जरूर दूर कर दूंगा।
मुझे पता है ये सब कुछ जैसे भी हो रहा है, तुम्हारे लिए नया है मेरा चेंज इन बिहेवियर। ये घर, ये रिश्ता, सब कुछ पर मुझे पता है किस तरह तुम्हें खुद की आदत लगानी है। मैंने कभी नहीं चाहा था कि चीजें इस तरह हो, पर अब जो हो गई हैं तो इन्हें इसी तरह रहने दिया जाए तो बेहतर है। मेरी ख्वाहिश तुम थी और ये ख्वाहिश जब पूरी हो गई है तो तुम्हें हर तकलीफ और गम से महफूज रखना मेरा फर्ज है। जानता हूँ बहुत परेशान करता हूँ तुम्हें, बहुत सताता भी हूँ, पर अगर तुम्हें परेशान ना करूँ तो किसे करूँ? तुम ही तो घर हो मेरा, तुम्हारे पास लौटकर ना आऊं तो कहाँ जाऊं? जानता हूँ छोटी हो बहुत नन्ही सी और प्यारी सी। किताबों के अलावा किसी और चीज में कभी दिल ही नहीं लगाया मैंने, पर अब तुम्हें कैसे बताऊं कि ये दिल तुमसे आकर लग गया है। आई लव यू सो मच प्रिंसेस, आई लव यू। इतना कहकर वो हल्का सा झुककर उसकी पेशानी माथे पर अपने होंठ रखते हुए उसके माथे पर हल्का सा चूम लेता है। वही उसका टच महसूस कर दानीन नींद में ही हल्का सा कसमसाती है, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे देखकर अज़लान के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई थी। वो मुस्कुराते हुए ही उसे देखता है, फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी उसमें ज़रा इजाफा होता है और वो आगे बढ़कर बड़े ध्यान से दानीन को अपनी बाहों में उठाता है और अपने कदम मोड़कर कमरे से बाहर निकल जाता है। इस बीच दानीन सोते हुए उसकी बाहों में ही थी, उसे पता ही नहीं था कि अज़लान उसे कहाँ लेकर जा रहा है। इधर अज़लान कुछ देर बाद अपने कमरे में पहुंचकर उस बड़े से किंग साइज बेड पर दानीन को लिटाता है और खुद भी अपने शूज़ उतारकर उसके बगल में आकर लेट जाता है। फिर उसे अपनी बाहों में भरकर उसका सिर अपने सीने पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी पीठ सहलाते हुए कहता है, यही तो जगह है तुम्हारी, मेरे दिल के करीब, मेरी बाहों में, मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पर और मेरी कुर्बत में, तुम्हें लौट फिरकर यहीं आना है। जानता हूँ सुबह उठकर तुम्हें एक झटका लगेगा, पर अब ऐसे झटकों की आदत डाल लो प्रिंसेस, क्योंकि तुम्हारा शौहर तुम्हारे चेहरे पर उड़े हुए रंग देखकर अपने दिन की शुरुआत करना चाहता है। इतना कहते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसे अपनी बाहों में भरकर ना जाने किस पहर नींद के आगोश में चला जाता है। इस बीच दानीन को तो होश भी नहीं था, उसके साथ एक मसला था। अगर वो गहरी नींद में चली जाए तो उसे उठाना बड़ा मुश्किल था। वैसे तो उसे गहरी नींद कम ही आती थी, पर जब आ जाती थी तब बेचारी माला भी उसे उठाने के लिए ना जाने कितने पहाड़ तोड़ती थी। इसलिए उसे इस बात का पता ही नहीं था कि वो कब फलक के कमरे से अज़लान के कमरे में आ गई है, वो भी हवा में उड़कर, या यूं कहूं कि अज़लान की बाहों में हवा की सैर कर। अब उसका रिएक्शन कल सुबह क्या होगा ये तो कल सुबह ही पता चलेगा। H125 नॉक जोक अल्ट्रा प्रो मैक्स। अगली सुबह 8 बजे पर्दों से छिनती धूप कमरे में आती है और साथ ही चींटियों की चहचहाहट भी, जिससे दानीन जो अज़लान की बाहों में गहरी नींद में सो रही थी कुनमुनाते हुए ही नींद में दखल पड़ने पर करवट लेती है, पर तभी उसे अपनी कमर के इर्द गिर्द कुछ मजबूत सा महसूस होता है, जैसे किसी न जकड़ रखा हो उसे। पहले तो उसे लगता है ये ज़रूर फलक होगी, पर जब करवट लेने पर उसका सिर किसी सख्त दीवार जैसे चौड़े सीने पर लगता है तो वो कसमसाते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलती है। और आगे खोलते ही पहले तो उसे सब कुछ सिर्फ धुंधला सा लगता है, पर अचानक एक बहुत स्ट्रॉन्ग और लग्जूरियस मैन परफ्यूम की स्मेल उसकी नाक तक जाती है, जिस पर वो अपने हाथ से अपनी आंखों को मलकर ठीक से आंखें खोलने की कोशिश करती है। और जब उसकी नज़रों के सामने सब कुछ साफ हो जाता है तो अपने सामने किसी मर्द का सीना देखकर वो हैरानी से नज़रें उठाती है और खुद को अज़लान की बाहों में पाकर उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। वो तो फलक के कमरे में उसके बगल में सोई थी, यह सुबह अज़लान की बाहों में कैसे उठी? वो हैरानी से उसे देख ही रही थी, तभी उसे एहसास होता है कि अज़लान ने उसे जकड़कर पकड़ रखा था और वो शायद सारी रात उसकी बाहों में ही सोई थी। यह एहसास होते ही बेख्याली में उसकी एक जोर की चीख निकल जाती है, आह! इसी के साथ अज़लान जो गहरी नींद में था, आज एक अरसे बाद उसे नींद आई थी, पर दानीन के यूं कान पर चिल्लाने पर उसकी आंख खुलती है, पर वो दानीन की तरफ नहीं देखता बल्कि एक अंगड़ाई लेते हुए ही बेहद शांत लहजे में कहता है, प्रिंसेस साइड टेबल के फर्स्ट ड्रॉअर में टेप है, ज़रा अपने मुंह पर लगा लेना, क्योंकि जिस हिसाब से तुम चिल्ला रही हो अगर किसी ने सुना तो उसके जहन में नामाक ख्याल ही आएंगे। उसने अपनी बात कहते वक्त भी दानीन की कमर से अपनी पकड़ ढीली नहीं की थी, बल्कि हल्की सी कस जरूर ली थी।
इधर दानीन का चेहरा उसकी बात सुनकर लाल हो जाता है, कुछ शर्म से तो बहुत गुस्से में। वो खुद को अज़लान की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़िए मुझे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? आप बहुत बुरे हैं। आपने मुझे मेरे कमरे से किडनैप किया है। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, छोड़िए मुझे मिस्टर ड्रैकुला। वो मसलसल झटपटाने की कोशिश कर रही थी पर खुद को छुड़ाना उसके बस की नहीं थी। अज़लान ने अपना एक पैर उसके दोनों पैरों पर रख रखा था और एक हाथ उसकी कमरे पर रख उसे खुद से सटा रखा था, वही उसके दूसरे हाथ पर दानीन सिर रखी हुई थी। यूं कहो कि अज़लान ने उसे अपने अंदर जकड़ लिया हो। अज़लान उसकी शिकायतों पर भी कुछ नहीं कहता सिवाय अपना रुख उसकी तरफ कर उसे देखते हुए उसे और खुद से सटा लेता है और अपनी पकड़ उस पर कस लेता है। ये देखकर दानीन गुस्से में उसे घूरते हुए कहती है, आप छोड़िए मुझे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मिस्टर ड्रैकुला। अहे, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? इतना कहकर वो और जोर जोर से झटपटाने लगती हैं। वहीं उसे यूं स्ट्रगल करता देख अज़लान एकदम से उसे अपने नीचे कर खुद उसके ऊपर आ जाता है। अब हाल ये था कि दानीन बेड पर थी और अज़लान उसके ऊपर, लेकिन इस बीच अज़लान ने अपना वेट उस पर छोड़ा नहीं था, बस अपने हाथ उसके इर्द गिर्द कर उसे अपने अंदर जैसे कैद कर लिया है। और इस वक्त उसका और दानीन का चेहरा इतना पास था कि अज़लान की सांसें दानीन को साफ अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी और अज़लान की इस हरकत पर दानीन बिल्कुल सुन्न हो गई थी। उसे किसी चीज़ का एहसास तक ना रहा था, वो बस आंखें फाड़े उसे देख रही थी। वहीं अज़लान उसे खुद को यूं देखता देख उसके चेहरे के और करीब झुकते हुए गहरी आवाज में कहता है, तो मेरी प्रिंसेस को लगता है मैंने उसे किडनैप किया है, राइट? उसके सवाल पर दानीन जो सहमी हुई सी उसके नीचे लेटी थी आहिस्ता से हाँ में सिर हिलाती है तो अज़लान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए ही कहता है, किडनैप्ड। किडनैप्ड की स्पेलिंग भी आती है मेरी लिटिल साइक्लोन को। उसकी बात सुनकर दानीन जो अभी तक सहमी हुई उसे देख रही थी अचानक चिढ़ते हुए कहती है, चुप हो जाए आप। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। और आपको क्या लगता है अनपढ़ हूँ मैं? किडनैप्ड देखो आती है मुझे स्पेलिंग, आप तो बस खुद को एक तुर्रम खां समझते हैं, बाकी सब तो घांस का भूंसा भरकर पैदा हुए हैं। दिमाग एक आप ही हैं जिसके पास दिमाग है। आए बड़े, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। इतना कहकर वो उसके सीने पर मारने के लिए अपने छोटे छोटे हाथ बढ़ाती है तो अज़लान फौरन उन्हें पकड़कर उसे रोकता है और उसके एक हाथ को हल्का सा चूमकर कहता है, इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथ मारने के लिए थोड़ी हैं, ये तो मोहब्बत जताने के लिए है प्रिंसेस, और जब बात प्यार से हो सकती है तो मारा पिट्टी करना ज़रूरी तो नहीं है ना बेबी। इतना कहकर वो उसके चेहरे पर झुककर उसके गालों पर अपने होठ रखकर जगह जगह वेट किसेस देने लगता है। उसके इस एक्शन पर वो कांपते हुए ही खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, दूर हटे आप। अहे, धाड़ी लग रही हैं आपकी, प्लीज सर छोड़े। उसकी बात सुनकर अज़लान उससे जरा दूर होता है और शरारत से उसे देखते हुए कहता है, छोड़ तो दूं पर मुझे क्या मिलेगा इसके बदले? उसकी बात सुनकर दानीन नासमझी में उसे देखते हुए जरा चिढ़कर कहती है, मेरे करोड़पति पुरखों ने मेरे नाम जो कब्रिस्तान किया था ना, वो आप ले लेना, ठीक है? हाँ नहीं तो क्या मिलेगा? तो ऐसे कह रहे हैं आप जैसे यहाँ मैंने सेल खोल रखी है और मैं सबको फ्लैट्स बेच रही हूँ। उसकी आवाज में गुस्सा और झल्लाहट थी। उसे यहाँ से जल्द फारिग होकर जाना था और अज़लान था कि उसे हिलने तक नहीं दे रहा था। इधर अज़लान उसका जवाब सुनकर अपनी नाक उसकी नाक से रब करते हुए सरगोशी में कहता है, फ्लैट्स और प्रॉपर्टी की फिक्र तुम ना करो प्रिंसेस, उसकी कमी नहीं है, मुझे भूलो मत। तुम्हारे पुरखे करोड़पति हो ना हो, मैं करोड़पति भी हूँ और तुम्हारा पति भी हूँ। फिलहाल मुझे कुछ और चाहिए। इतना कहकर वो अपना थंब उसके होठों पर फेरने लगता है। वही उसका जवाब सुनकर दानीन गुस्से में ही उसे घूरते हुए कहती है, अरे तो पहेलियाँ क्यों सुना रहे हैं? साफ साफ बताइए क्या चाहिए आपको? अब चाहते क्या हैं आप? आपको एंटरटेन करने के लिए नाचूं मैं? उसने एक बार फिर गुस्से में कहा था। वहीं उसकी बात सुनकर अज़लान के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ जाती है और वो वैसे ही मुस्कुराते हुए कहता है, नॉट अ बैड आइडिया प्रिंसेस, डांस कर सकती हो तुम। वैसे पोल डांस कैसा रहेगा? कितनी हॉट फायर लगोगी तुम डांस करते हुए। वैसे मैं बिना कपड़ों के डांस ज्यादा पसंद करूँगा, पर अगर तुम चाहो तो कपड़े पहनकर भी कर सकती हूँ।
उसकी बात सुनकर दानीन का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है और वो अपना पैर उसके पैरों पर कसकर मारते हुए कहती है, अल्लाह अल्लाह, शर्म करे आप। ठरक की भी हद होती है, आपकी कोई हद नहीं है। छोड़े मुझे, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, अब अभी भी बहुत बहुत बुरे हैं आप। और पहले कितने स्ट्रिक्ट और गुस्सेल बनते थे और अब देखो, आप तो पहले ही ठीक थे। छोड़िए मुझे, कहते हुए वो मजीद तरह से झटपटाने लगती हैं और ये देखकर अजलान कुछ पल खामोशी से उसे देखता है, फिर अगले ही पल उसे शांत कर देता है। अपने सख्त होठ उसके मुलायम होठों पर रखकर वो उसे किस कर रहा था, वो भी ऐसे जैसे ये कोई आखिरी चीज हो जो उसे बचा सकती थी। उस किस में सिर्फ पेंशन था। अजलान बहुत प्यार से उसे किस कर रहा था और दानीन वो तो पहले कुछ पल को जैसे फ्रीजर हो गई थी, जो अक्सर होता था। अजलान यूं ही अचानक उसे कभी भी किस कर लेता, जो उसे कभी कभी तो डरा भी देता है, पर अगले ही पल होश में आकर वो उसे धक्का देने की कोशिश करती हैं, जिस पर वो कुछ ही पलों में उससे दूर होकर उसकी हनी ब्राउन आइज में देखते हुए मुस्कुरा कर कहता है, अब अगर एक बार और बोला ही छोड़ो मुझे, देन ट्रस्ट मी आई किल किस यू टिल यू फेंटेड। और रही बात मुझे क्या चाहिए, तो ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरी तारीफ करो। पिछले कुछ दिनों से जितनी तुमने अपनी इस प्यारी सी पेट्रोल वाली जबान से आग उगलते हुए मुझे बातें सुनाई हैं, आई नो दैट। तो अब जरा तारीफ करो मेरी। उसकी बात सुनकर दानीन आंखें फाड़े हैरानी से उसे देखती है। मतलब जिस शख्स की तारीफों के पुल बांधते हुए लोग उसके आगे पीछे घूमते नहीं थकते, वो चाहता है कि वो उसकी तारीफ करे। ये सोचते हुए वो चिढ़कर कहती हैं, तारीफ तो मैं कर दूं, पर आप में तारीफ लायक कुछ है भी? मतलब अब आपको खुश करने के लिए मैं झूठ बोलूं? अल्लाह तौबा, मैं झूठ नहीं बोलती मिस्टर ड्रकुला। उसकी बात सुनकर अजलान घूरते हुए उसे देखता है, क्या मतलब कि वो तारीफ के काबिल नहीं था। यही सोचते हुए वो सख्ती से कहता है, लगता है प्रिंसेस को एक और किस चाहिए, कोई बात नहीं। ये कहकर वो उसके होठों के जानिब बढ़ने लगता है, पर अगले ही पल दानीन उसके सीने पर हाथ रखकर जल्दी जल्दी नामे सिर हिलाकर हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो बहुत बहुत अच्छे हैं, इतना हैंडसम है, इतने ज़हीन हैं, इतने नर्मदिल। एक मिनट, नर्मदिल तो नहीं हैं आप, बल्कि एक नंबर के खड़ूस सन की खोपड़ी हैं, पर चलो उसे नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत खूबियां हैं आप में। जैसे कि आप बहुत काइंड हैं। और वो बेख्याली में रट्टू तोते की तरफ कुछ ना कुछ बोले जा रही थी और अजलान एकटक उस मासूमियत की मूर्त को देख रहा था। कितनी मासूम सी थी वो, उसे आईने में उतारना अजलान के लिए बेहद आसान था। वो अभी उसकी बातें सुन ही रहा था कि तभी कोई कमरे का दरवाज़ा घटघटाता है, जिस पर दानीन जो बातों में मशरूफ थी, इस अचानक से आई आवाज़ पर हैरान परेशान होते हुए अजलान की तरह देखकर कहती है, कौन है? उसकी बात सुनकर इससे पहले ही अजलान कुछ कहता बाहर से रुबाब जी की आवाज़ आती है, अजलान बेटा, नींद नहीं खुली अभी तक? तबीयत ठीक है? दरवाज़ा लोगों, बेटा मुझे देखने दो एक बार खुद को। उनकी आवाज़ सुनकर जहां अजलान शांत था, वहीं दानीन हड़बड़ाते हुए अजलान को धक्का देती है, और क्योंकि अजलान का ध्यान भी रुबाब जी की तरफ चला गया था और वो डाइवर्ट हो गया थी, तो उसकी पकड़ ज़रा ढीली हो गई थी, जिस वजह से अजलान अपने आप उसके यूं धक्का देने पर बेड के दूसरे सागर लेट जाता है और दानीन तुरंत बेड से उठकर हड़बड़ाते हुए कहती है, अब क्या करूं मैं? अगर आंटी ने देख लिया तो? या अल्लाह, क्या करूं मैं? यही सब सोचते हुए वो हड़बड़ा रही थी और अजलान बड़े आराम से बेड पर लेटा उसकी हड़बड़ाहट देख रहा था। जब दानीन की नज़र उस पर जाती है तो उससे यूं पर सुकून देखकर वो उसकी तरफ बती है और उसका हाथ पकड़कर घबराहट में उसे हिलाते हुए कहती है, मैं क्या करूं बताए ना? अगर वो मुझे यहाँ देखेंगी तो उन्होंने शक हो जाएगा। आप इतने शांत क्यों हैं? उसकी बात सुनकर अजलान मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहता है, तुम एक काम करो, बालकनी से कूद जाओ, कैसा रहेगा? उसकी बात सुनकर दानीन भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, सही कह रहे हैं आप, मैं ऐसा ही। इससे आगे वो कुछ कहती तभी उसे होश आता है कि अजलान ने कहा क्या है, और होश आते ही वो चिढ़ते हुए कहती है, आप चाहते हैं मैं 5 मंजिल की बालकनी से कूद जाऊं और सीधा ऊपर पहुंच जाऊं? आप इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? कहते वक्त उसकी में नाराजगी थी। तभी एक बार फिर रुबाब जी की आवाज़ आती है, अजलान बेटा कहाँ हो? अब मुझे फिक्र हो रही है बेटा। उनकी बात सुनकर दानीन और पैनिक करने लगती है, पर अजलान अभी भी शांत था। तभी अचानक कुछ सोचते हुए दानीन कहती है, मैं बेड के नीचे छिप रही हूँ।
आप किसी को कुछ पता नहीं चलने देना और जाकर दरवाज़ा खोलिए। इतना कहकर वो जल्दी से झुककर बेड के नीचे छिप जाती है और अज़लान उसकी बचकानी हरकत पर नागवारी में सिर हिलाकर बेड से उठता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। अज़लान अभी भी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा था और रुबाब जी कमरे के बाहर से दरवाज़ा खटखटाई जा रही थी, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। वो हाथ बांधे हल्का सा सिर झुकाए बेड के नीचे छिपी दानिनी को मुस्कुराते हुए देख रहा था, जो खुद भी उसे घूरते हुए आंखों के इशारे से ही बार बार दरवाज़ा खोलने का कह रही थी, पर वो दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था। ये देखकर वो अपनी हल्की सी धीमी आवाज़ में कहती है, मुझे क्या देख रहे हैं? मेरे चेहरे पर क्या न्यूटन की कोई थ्योरी लिखी है जिसमें आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है? चुपचाप दरवाज़ा खोलिए वरना आंटी को और शक हो जाएगा। मैं बता रही हूँ, अगर आपकी वजह से मैं पकड़ी गई ना छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। उसने उसे धमकाते हुए कहा था। वहीं उसकी बात सुनकर अज़लान खुद भी उसे देखते हुए ही कहता है, तो मैंने कब कहा कि मैं चाहता हूँ तुम मुझे छोड़ो? मैं तो चाहता ही नहीं प्रिंसेस कि तुम मुझे छोड़ो, बस मेरे पास रहो हमेशा। वैसे ये सब छोड़ो, तुम्हें एक फ्री की सलाह देता हूँ। जब हमें किसी से अपनी बात मनवानी होती है ना, तो हमें उसे प्यार से रिस्पेक्टफुली कहना चाहिए। जैसे कि प्लीज़ आप दरवाज़ा खोल दीजिए, क्योंकि अगर तुम मुझे इस तरह धमकाओगी तो आई एम सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा ईगो बीच में आ जाएगा। उसकी बात सुनकर बेड के नीचे से ही दानीन उसे घूरते हुए अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर उसे मुँह के मारने का इशारा करते हुए कहती है, रिस्पेक्ट गई भाड़ में। आप अभी के अभी दरवाज़ा खोलिए वरना मैं बता रही हूँ मैं भेजा खोल दूंगी आपका यही और वापस स्टिचेस भी नहीं लगाऊंगी। उसने फिर से उसे धमकाते हुए कहा था, पर इस बार डॉक्टर के अंदाज में। वहीं अज़लान कुछ कहता उससे पहले ही एक बार फिर बाहर से रुबाब जी की आवाज़ आती है, जो इस बार ज़रा ज़्यादा परेशान थी। अज़लान बेटा अब मुझे बहुत फिक्र हो रही है, देखो तुम दरवाज़ा खोलो वरना मैं अभी के अभी दूसरी चाबी निकलवाकर तुम्हारा कमरा खुलवाऊंगी। इस तरह बड़ी अम्मी को परेशान ना करो। इस बार उनकी आवाज़ में हल्की सी नरमी भी थी, जिसका मतलब साफ था कि वो कुछ ज़्यादा ही डर गई है। जिसका एहसास होते ही अज़लान खुद भी बात को ना बढ़ाते हुए एक कदम आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा खोलता है। और कमरे का दरवाज़ा खोलते ही रुबाब जी तुरंत अंदर आती हैं और अपने सामने अज़लान को ठीक ठाक सही सलामत खड़ा देख फिक्र के साथ घबराते हुए कहती हैं, ये क्या हरकत है अज़लान? तुम तो समझदार हो बेटा। मैं इतनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ और तुम दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे। तुम्हें पता भी है मेरा कलेजा कितना बैठा जा रहा था। मुझे इतनी फिक्र हो रही थी। अभी मैं बस तुम्हारे बड़े अब्बू को बुलाने ही वाली थी। अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोल सकते थे तो कम से कम आवाज़ तो दे देते। 15 मिनट से दरवाज़ा पीट रही हूँ मैं तुम्हारा, पर ना तो अंदर से कोई आवाज़ आ रही है और ना ही तुमने दरवाज़ा खोला। कम से कम मेरा तो ख्याल करो, बीपी की मरीज़ हूँ मैं। कहते कहते उनकी आवाज़ ज़रा तेज हो गई थी। वो वाकई बहुत परेशान थी अज़लान के लिए। वही उन्हें यूं परेशान देखकर अज़लान को भी एहसास होता है कि शायद वो अपनी प्रिंसेस को परेशान करने के चक्कर में अपनी बड़ी अम्मी को ज़रा ज़्यादा ही तकलीफ़ दे बैठा, जिसका अंदाज़ा होते ही वो हल्का सा मुस्कुराकर आगे बढ़ता है और संजीदगी से उन्हें देखते हुए कहता है, बड़ी अम्मी मैं दरअसल वॉशरूम में था इसलिए आवाज़ ही नहीं आ पाई, पर मैं ख्याल रखूंगा आगे से ऐसा कुछ नहीं हो। वैसे आप यहाँ क्या हुआ? कोई काम था आपको इस वक्त? उसकी आवाज़ में चाहे एक नरमी हो पर तब भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ एक अजीब सी संजीदगी थी। उसे देखकर इस वक्त कोई नहीं कह सकता था कि ये वही अज़लान है जो पिछले आधे घंटे से दानीन को बुरी तरह परेशान किए जा रहा है। वहीं उसके जवाब पर रुबाब जी भी ज़रा शांत होती हैं और शांत होते हुए ही कहती हैं, कुछ नहीं, वो तुम नाश्ते के लिए नहीं आए तो मुझे फिक्र हो रही थी। इतने वक्त तो तुम उठ जाते हो, पर आज तो तुम उठे ही नहीं। 9 बजने वाले हैं, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? इतना कहकर वो एक कदम उसके करीब बढ़कर अपना हाथ उसके गाल पे रखते हुए उसका तापमान चेक करने की कोशिश करती हैं। और उन्हें अपनी यूं फिक्र करता देख अज़लान उनका हाथ पकड़कर बेहद नरमी से कहता है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बड़ी अम्मी वो बस सर्जरीज की वजह से थकान थोड़ी ज़्यादा हो गई थी,
इसलिए आज एक एक्स्ट्रा नैप ले ली, और आप फिक्र ना करें, नीचे जाकर खाना लगाए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। उनकी बात सुनकर रुबाब जी मुस्कुराते हुए उसका गाल सहलाकर कहती हैं, मेरा प्यारा बच्चा इतनी मेहनत करता है, आज तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है मैंने। तुम चलो नीचे आओ, अभी मुझे दानिन को भी उठाने जाना है। फलक का तो मुझे पता है, वो तो अगर ना उठाओ तो उठती ही नहीं। पर दानिन, वो तो जल्दी उठ जाया करती है। आज शायद उसे भी देर हो गई। मैं आती हूँ उसे उठाकर, ठीक है? तुम तब तक नाश्ते की टेबल पर आओ। फ्रेश होकर, इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए ही कमरे से निकल जाती हैं। वहीं उनके कमरे के जाते ही अज़लान वापस से तुरंत कमरे का दरवाज़ा बंद करता है। और दानिन जो बेड के नीचे छिपी अपने कान लगाए सब कुछ सुन रही थी, तुरंत क्रॉल करते हुए बाहर आती है और गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहती है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अगर आज आंटी मुझे यहाँ देख लेती तो ना जाने क्या होता। इतना कहकर वो अपने सीने पर हाथ रखे अपनी सांसों को कंट्रोल कर खुद को शांत करती है। पर अगले ही पल जैसे ही उसकी नज़र अज़लान पर जाती है, वो गुस्से में उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए अपनी उंगली उसे दिखाकर कहती है, आपकी वजह से हुआ है ये सब कुछ। आपकी हिम्मत कैसी है मुझे उठाकर लाने की? मैं बता रही हूँ, अगर आपने अपनी ये छिछोरी हरकतें बंद नहीं की ना तो मेरा नाम भी दानिन है। अच्छों को सबक सिखाना आता है मुझे। इसलिए ये खुद को ज़्यादा तुल्लमखा समझने की ज़रूरत नहीं है। अब तक मैं सब बर्दाश्त करती आ रही थी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, उम्र हो गई है, क्या पता बुद्धि सटक गई हो, पर नहीं, आप तो जैसे हाथ धोकर ही पीछे पड़ गए हैं। पर एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आप अपनी हरकतों से बाज ना आए तो मैं। इससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही अज़लान आगे बढ़कर उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे बिल्कुल शांत कर देता है। वही उसकी उंगली अपने होठों पर महसूस कर दानिन की बोलती तो एक पल में बंद हो गई थी और वो कुछ पल के लिए वापस से जैसे फ्रीज हो गई थी। वही अज़लान उसे यूं देखकर अपनी उसी नर्म आवाज़ में कहता है जो सिर्फ उसके लिए डिज़ाइन थी, खामोश। बस बहुत बोल लिया, अब अगर इससे ज़्यादा बोला तो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। उसकी बात सुनकर दानिन जो वाकई बोलते बोलते सांस लेना भूल गई थी, उसे एहसास होता है कि उसकी सांसें खींच रही हैं और वो तुरंत अज़लान की बात मानकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। कुछ देर बाद जब वो शांत होती है, तो अज़लान उसके होठों से अपनी उंगली हटाकर एक पल उसे देखता है और फिर अपने कदम वहीं से साइड टेबल की तरफ बढ़ा देता है, जहां पानी का एक जग मौजूद था। वहां पहुंचकर वो उस जग को अपने हाथों में उठाता है और कांच के गिलास में पानी निकालकर वापस दानिन की तरफ अपने कदम मुड़ता है और उसके पास आकर वो गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, पानी पियो प्रिंसेस। पर उसकी बात सुनकर दानिन जो अब तक शांत हो गई थी, घूरकर उसे देखते हुए अपनी नज़रें फेर लेती है, जिस पर अज़लान कुछ पल उसकी इस बचकानी हरकत पर को देखता है, फिर एक कदम उसकी तरफ बढ़ाकर खुद ही गिलास उसके होठों के पास ले जाकर इस बार जरा सख्त आवाज में कहता है, मैंने कहा पानी पियो प्रिंसेस, तुम्हें पता है ना आई डोंट लाइक रिपीटिंग माई वर्ड्स, चलो शाबाश, बी माई गुड गर्ल। इस बार उसकी आवाज में सख्ती और एक अजीब सा डोमिनेंस थी, जिस पर दानिन बिना कुछ बोले अपना मुंह खोल देती है और अज़लान खुद गिलास अपने हाथों में पकड़े हुए ही उसे पानी पिलाता है। अज़लान को बखूबी पता था कैसे कब उससे क्या करवाना है और वो करवा भी लेता था, जिसका अंदाजा बेचारी दानिन तक को नहीं था। वहीं अज़लान उसे पानी पिलाकर गिलास कॉफ़ी टेबल पर रखता है और कुछ सोचते हुए अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा देता है और वहां से दानिन का दुपट्टा लाकर वापस उसके सामने खड़ा होता है। वहीं अब जाकर दानिन को एहसास होता है इन सब के बीच उसका दुपट्टा तो उसके पास था ही नहीं, वो बेड पर ही रह गया था, जिस पर वो ज़रा शर्मिंदा होते हुए अपनी नज़रें झुकाती है। वहीं अज़लान उसे यूं शर्मिंदा होते देख वो दुपट्टा उसके सिर पर ठीक से उड़ाते हुए कहता है, मेरे सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है प्रिंसेस, मैं देख सकता हूँ बिना दुपट्टों के भी और बिना। उससे आगे की बात वो अधूरी छोड़ देता है। वहीं उसकी बातों का मतलब समझते हुए दानिन नज़रें उठाकर गुस्से में उसे घूरती है और उसे यूं गुस्से में देखकर अज़लान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए ही उसके गालों को अपने हाथों से पकड़कर हल्का सा पुल करते हुए कहता है, माय क्यूटेस्ट प्रिंसेस,
बहुत प्यारी लगती हूँ जब इस तरह गुस्से में मुझे घूरती हो। खैर तुम्हारी तारीफ करने का तो बहुत दिल है मेरा, पर अभी वक्त नहीं है, इसलिए अपना दुपट्टा ठीक से संभालो और जाओ, नाश्ते का वक्त हो रहा है। उसकी बात सुनकर दानीन खुद अपना दुपट्टा ठीक से सेट करते हुए चिढ़कर कहती है, मुझे शौक भी नहीं है यहाँ ठहरने का, जा ही रही हूँ, आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है हम्मा। उसकी बात सुनकर अज़लान मुस्कुराते हुए अपने हाथों को अपने जेब में डालते हुए कहता है, ओह, तो फिर तो मैं आपको रोकने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन एक बात बताऊं, आपको यहाँ से जाने के लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से जाने के लिए मेरी मदद की ज़रूरत ज़रूर है। उसकी बात सुनकर दानीन उसकी तरफ घूर कर देखती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट देखती है, और उसे यूं मुस्कुराता देख दानीन नासमझी में कहती हैं, मतलब मुझे क्यों ज़रूरत है आपकी यहाँ से जाने के लिए। उसकी बात सुनकर अज़लान हाथ बांधे 2 कदम पीछे होकर उसे देखते हुए कहता है, क्योंकि इस कमरे का दरवाज़ा तभी खुलेगा जब मैं खुद खोलना चाहूँगा, इस दरवाजे को खोलने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत है, जो सिर्फ मुझे पता है। तो ज़रूरत तो आपको मेरी है, इसलिए ये ख्याल कि आपको मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, अपने ज़हन से निकाल दीजिए। अपनी बात खत्म कर वो उसे देखते हुए मुस्कुराकर आंख मारता है। वही उसकी बात सुनकर दानीन गुस्से में उसे घूरते हुए कहती है, अभी के अभी दरवाज़ा खोलिए, देखिए मेरे पास अब वक्त नहीं है जो मैं आप पर जाया कर सकूं, मुझे भूख लगी है और जाकर नाश्ता करना है। कहते कहते उसके चेहरे पर वाकई हल्की मायूसी आ गई थी, जिसे समझते हुए अज़लान अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाकर कहता है, अब सुबह सुबह अपनी बीवी को नाराज तो कर नहीं सकता, इसलिए आपकी कम से कम ये बात तो मान ही सकता हूँ मैं। इतना कहकर वो दरवाजे के साइड में लगे एक मशीन पर अपना थंब रखता है तो दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है, और दरवाज़ा खुलते ही दानीन एक सुकून की सांस लेकर उसे घूरते हुए कमरे से बाहर निकलने लगती है, पर फिर वो कुछ सोचकर वापस पलटकर उसके सामने आकर खड़ी होती है और उसे घूरते हुए एक नज़र देखकर वापस कमरे के अंदर अपने कदम बढ़ाती है और कॉफ़ी टेबल के पास पहुंचकर सीधा वो जग उठाती है जो अज़लान ने कुछ देर पहले रखा था, और उस जग को उठाकर अज़लान को घूरते हुए ही गुस्से में एक झटके के साथ उसे फर्श पर फेंकती है, जिससे वो जग कुछ ही पलों में पूरी तरह चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर जाता है। ये सब उसने ऐसे किया था जैसे कोई बड़ी बात ना हो, और एक नज़र बिखरे हुए उस कांच के टुकड़ों को देखकर वापस अज़लान की तरफ अपने कदम बढ़ाती है और उसके सामने पहुंचकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए गुस्से में कहती है, साफ करवा लीजिएगा मुलाजिम तो है ही यहाँ बहुत। इतना कहकर मुस्कुराते हुए वो वहाँ से चली जाती है। वही उसके इस गुस्से पर अज़लान के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो और बड़ी हो जाती है, और वो जाती हुई दानीन को देखकर खुद से कहता है, मैडम मैं गुरूर तो पूरा अज़लान शहरियाज की बीवी वाला ही है, जैसा शौहर वैसी बीवी, अ मैच मेड इन हेवन डॉट ओ नो नो अ मैच मेड इन हॉस्पिटल। इतना कहते हुए वो मुस्कुराते हुए खुद बाथरूम की तरफ चला जाता है।